Namaste. Namaste. It's so good to be back in my club, Rotary West. Last couple of months, I've spoken in multiple Rotaries, but coming back to Bombay West is a very good feeling. And before I start and before I talk, is it okay if I show a short film, short video that we have made? Really not so short, it's a 14-minute video, but it will give an idea of what the whole thing is, the journey, the fields, the farmers, everything will come in. Probably some of you might have seen it, so please excuse me. But can I request my co-host Prem Rawal to show that video? Yes, sir. By the way, Tushar Bhai, I am very close to you. I am in Haridwar, very close to Rishikesh on the banks of the Ganges. બધા પાપ ધોઈ કાઢો ભાઈ, બધાના અમારા વતી પણ પાપ ધોઈ આવજો. ગંગા ના પાડે છે કે આટલા બહુ કર્યા છે. કીધું ને કે હવે ગંગા ચોખ્ખી થયેલી છે, હવે આપણે જઈશું ગંગા વહેલી રહે ભાઈ. ઓકે. પ્રેમ સ્ટાર્ટ. यस, नमस्ते। कुछ साल पहले मैं एक इंटरनेशनल अर्बन प्लानर था और डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों की लाइफ देखता था तो मुझे लगता था कि मेरे भारतवासी की जीवन ऐसा कब होगा। एक जिद कर ली कि मैं पूरी जिंदगी इसी की कोशिश करूंगा कि ये भारत कब बदले, राष्ट्र का निर्माण कब हो। और मैंने अन्ना जी के साथ राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर काम किया और कुछ कानूनों के ऊपर काम किया। और 2011 में अन्ना जी और अरविंद केजरीवाल के साथ मिलके इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट जो शुरू की, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट थी, उसकी लीडरशिप में मैं था। फिर वो मूवमेंट जो थी वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी, जिसका मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर था। लेकिन जैसे मैं पॉलिटिक्स में घुसा और मैंने जो जो देखा, मुझे ये लगने लगा मेरे से राजकारण नहीं हो पाएगा और मैंने 2015 में पॉलिटिक्स कंप्लीटली छोड़ दिया। लेकिन वो कीड़ा तो था कि मैं कैसे इस देश को बदलूं। गांधी जी कहते थे इंडिया सोल लिव्स इन इट्स विलेजेस। अगर इंडिया को बदलना है तो गांव को बदलना पड़ेगा, और अगर मॉडल बनाना है देश को बदलने का, ऐसी जगह सिलेक्ट करें जहां सबसे ज्यादा तकलीफ हो। मराठवाड़ा में हाईएस्ट सुसाइड्स होते थे और 2016 के अंदर तो कुछ ऐसे गांव थे जहां पे लोग पानी के लिए तरसते थे, सुसाइड्स हो रही थी, डिप्रेशन के अंदर लोग थे। 3,500 रुपया इनकम फैमिली की थी और इसलिए जीते थे क्योंकि मरे नहीं थे। Hello, welcome to Pali. Pali is a pilgrimage for us. It is where Mayank landed up and found people walking around with dead men's eyes. They had no water to drink and no one to care for them. But Mayank cared. परली के अंदर मैंने पानी देना शुरू किया टैंकर के। 56 गांव के अंदर 60,000 लोगों को 1.5 करोड़ लीटर हमने पानी दिया। मैंने इसके पहले लगान पिक्चर छोड़ के कोई गांव नहीं देखा था, मुझे मराठी नहीं आती थी, और मैं गांव में घूमने लगा और वहां के लोगों की हालत देख के बहुत दुख होता। क्या कर सकता हूं मैं, कैसे इस एरिया को बदल सकता हूं और ये मॉडल को लेके देश बदल सकता हूं, इसके ऊपर विचार करने लगा और मैंने डिसीजन ले लिया। मैंने सोचा पूरा जीवन सेवा में ही गुजारूंगा और मैंने जहां नौकरी थी वो छोड़ दी और मेरे पास एक फ्लैट मैंने बुक किया था वो बेच दिया और गांव में मैंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज मैंने तुरंत मुझे समझ में आ गई कि जो गांव है ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसा है। हार्ट के ऊपर आप काम करोगे लीवर खींच लेगा, लीवर पे काम करोगे लंग खींच लेगा। तो अगर आपको गांव बदलना है तो आपको 360 डिग्री हर एक एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा। हमने पानी के ऊपर काम किया, हमने इनकम जनरेशन के ऊपर काम किया,
एजुकेशन के ऊपर खूब काम किया, स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर काम किया, फिर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर किया, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर किया, गांव वालों को तैयार करने के लिए, जो डिप्रेशन में था, जिसकी आंख के अंदर अग्नि नहीं थी, सोललेस आइज बोलते थे, जिसके युवाओं ने कभी दूध नहीं चखा था, उन सब के लड़ने को तैयार कर दिया, एक आर्मी जैसा बना दिया। The biggest thing was that a social transformation took place, and small villages can be incredibly competitive. If you have one political party, there are probably 3 factions of that party in that village. He said that, look, if you talk about politics in this village, I'm not going to enter the village. So he was very, very intelligent. He completely stayed away from politics. He speaks nothing but development, development and development. वहां पे दारू का बहुत ज्यादा चलन है, और रेवली गांव करके था, उसके अंदर 7 युवा सिरोसिस ऑफ लीवर से मर गए थे। रात को रोड के ऊपर सब दारू पी के सोते थे, लेडीज ने पीना शुरू कर दिया था, बच्चों ने पीना शुरू कर दिया था। और फिर हमने तय किया कि एक आंदोलन करते हैं, और वहां की लेडीज, बच्चे, युवा सब आगे रात को मशाल लेके घूमने लगे, दारू बंदी चालीस पाइए, और दारू की दुकान पे रेड मारने लगे, और इस तरह हमने 15 गांव में दारू कंप्लीटली बंद कर दिया। खुशी हो या गम हो, मुझे खाली शराब ही दिखती थी, शराब के अलावा कुछ मुझे दिखता ही नहीं। मगर जब से मयंक गांधी हमारे गांव में आया और उन्होंने शराब बंद की, और मुझे एक खाली मूल मंत्र दिया, बोतल पे बोतल पिए जाओ, आधी रात उतरती है, मगर एक बार खाली समाज सेवा का प्याला पियो, जिंदगी भर चढ़ती है। और खाली यही मूल मंत्र ने मेरी जिंदगी बदली। मूवमेंट शुरू हो गया और लोग जुड़ने लगे। तो 2017 में ये सोचा कि अगर मैं अपनी जीवन में इस तरह काम करूंगा गांव बदलने का, तो 25, 50, 100, 200 गांव बदल पाऊंगा, और भारत में 6.5 लाख गांव है। तो फोकस करके हमने ये सोचा कि अभी पानी के ऊपर काम करते हैं। जैसे शरीर के अंदर 70% मात्रा पानी की रहती है, वहां के प्रॉब्लम भी 70% पानी से जुड़े हुए थे, और लोगों को इकट्ठा किया। मुझे याद है 45 डिग्री की धूप 2018 में, और सारे गांव वाले साथ में मिलके पूरी नदी में घूमते थे। ऐसे करते करते हमने 222 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा किया, 70 किलोमीटर नदी बनाई, 162 तालाब बनाए, 62 डैम्स बनाए, और पूरा गांव का गांव उमड़ पड़ता था श्रमदान करने के लिए। गांव में पहले झगड़े वगैरह बहुत होते थे, जैसे ही ग्लोबल पर्ली के साथ हमारे गांव के युवक जुड़े, अभी गांव में विकास कार्य बहुत प्रगति पे है, और साथ में हम लोगों की जो एकता है उसे भी अभी कोई तोड़ नहीं सकता। सिर्फ श्रमदान नहीं करते थे, गांव वाले ने 13,55,000 रुपया भी इकट्ठा किया। तो इस तरह से पानी के ऊपर खूब काम किया, और पानी आ गया तो पूरा गांव, पूरा एरिया नव चेतना आ गई। पेड़ होने लगे, बर्ड्स आने लगे, बटरफ्लाईज आने लगे, इतना सुंदर पूरा एरिया होने लगा। हमारे गांव में जो ग्लोबल वर्ली की टीम ने जो वाटर से डेवलपमेंट का काम किया है, उसकी बदौलत हमारे गांव में अब बहुत पानी है। पहले हमारे गांव का जो पानी था वो 400 से 500 फीट तक था। अभी वो काम होने के बाद हमारे गांव का पानी का लेवल 50 से 70 फीट तक आ गया है। उसकी बदौलत हम लोग अब अच्छी फसल उगा सकते हैं। और लोगों के अंदर नई चेतना आई, उनको लगा कि हम भी जीवन में कुछ कर सकते हैं। क्या उस समय की जीत थी हमारी, कि सिर्फ जमीन के ऊपर बदलाव नहीं लाए, हम मानसिक तरीके से इनको हमने जिंदा कर दिया। और जो युवा जो किसानी छोड़ के शहर में जाते थे, वो शहर में जाना उनका बंद हो गया। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हो गया। ये वाटर मैनेजमेंट करने के बाद इनकम कैसे बढ़ानी है, ये नेक्स्ट चैलेंज था हमारे लिए। और हमने ये प्लान किया कि जो किसान कॉटन और सोया लगाता है, जहाँ पे उसको 10 से 20 हजार रुपया पर एकड़ की सालाना इनकम होती है, अगर उसका क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करते हैं, अगर हम फल के पेड़ लगवाते हैं, तो उनकी इनकम बहुत ज्यादा हो सकती है। A lot of work, and it was something it needs to be done in every part of India, because एक तो ऐसे
ट्रीज लगाने से जो एक सबसे भयंकर जो डर है विच इज लूमिंग ऑन आवर हेड्स अबाउट एनवायरनमेंट, अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, सो मैं गांधी जी का एक सीधा साधा फंडा है कि भैया झाड़ लगाओ, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। और फिर किसान को हमने बहुत अच्छे पौधे दिए और जबरदस्त ट्रेनिंग दिया, रेगुलर ट्रेनिंग एवरी 15 डेज हम लोग देते थे। कुछ तो ऐसे पेड़ हैं जो 2-2.5 साल के बाद फल देंगे, लेकिन पपाया और ड्रमस्टिक ऐसा था कि जिसने 8 महीना 7 महीने के अंदर प्रोडक्शन दे दिया और मार्केट वहां पे आ गया, क्योंकि क्लस्टर के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनता था। अब जो 10 से 20 हजार कमाते थे वो 3 लाख के ऊपर कमाने लगे। यहाँ हमारा जो दुष्काल परिस्थिति में हमारा एरिया पहचाना जाता है और यहाँ बारिश भी कम होता है और इधर पूरा कर्ज बाजारी खेती पूरा चलता था और मैं वो सोयाबीन, कपास, बाजरी, हाइब्रिड ऐसा पीक लेने वाला किसान था। उसके बाद इसका सेवगे का जो उत्पन्न चालू हो गया तो ऐसा हम सपने में भी नहीं सोचते कि खेती में इतना पैसा निकलता है करके। पहले हम तो वो पैसा देख के हमारा विश्वास भी नहीं होता था कि 1 एकड़ में इतना पैसा खेती किसान को मिलता है। बाद में जब चालू हो गया तो एक झाड़ को 10-15 किलो माल निकलने लगा, अच्छा से पैसा मिल गया। अपना वो कपास निकाल के फेंक देना पड़ता है, वैसा ये सेवगा का नहीं, 7-8 साल चलता है वो, अच्छा संभालेगा तो। फिर आप पहला का पतरे का घर, अभी घर भी बनाऊंगा वही पैसे से, अच्छा से गाड़ी बीड़ी लेगा बैठने को। एक पपीता का पेड़ कम से कम 50 से ज्यादा 80 किलो तक ये माल देता है और 1 एकड़ में ये आप 900 पेड़ लगा सकते हैं। 900 पेड़ यानी कि लगभग 40 से 50 टन। पहले सोया की खेती करते थे तो 20 या 25 हजार आते थे। ये पपई की खेती करने लगे तो हमारे हाथ में 10 या 15 गुना ज्यादा 3 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ खर्च जाते हुए हमारे हाथ में रह गए। इधर जो मल्चिंग दिख रही है इसमें हमने वाटरमेलन का लिया था। वाटरमेलन का एक एकड़ में खर्चा जाते हुए हमको कम से कम 1.25 लाख रुपए रह गए। मैं एक गरीब किसान था और आत्महत्या करने को निकला था और ग्लोबल परली आई। ग्लोबल परली ने सीताफल लगाने का मार्गदर्शन किया और उन्होंने अच्छे पेड़ लाके मुझे दिए सीताफल के। और मार्केट में जो सीताफल 20 रुपए 30 रुपए किलो जाता था वो सीताफल आज 120-130 रुपए से जा रहा है। मैं 1 एकड़ में 3 से 5 लाख रुपए कमा सकता हूँ, ऐसी मेरी आशा है और मैं खुश हूँ। Yes, sir. I think this is pretty much about the video. Hello. Yes. Hello. Can you hear me? Yes, sir. You're audible. Yes, ma'am. Hello. Yeah, please go ahead. Yes, yes. You're audible. तो और भी है वीडियो, लेकिन मुझे लगता है इतने में हमारा आइडिया आ जाता है कि क्या काम किया है। तो बिफोर आई टेक ऑन दिस इश्यू जो कि पेड़ लगाने से क्या फायदे होते हैं, मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि मैं सोशल वर्कर नहीं हूँ, मुझे सोशल कुछ लोगों की लाइफ बदलने में या वो मेरा पर्पस नहीं है लाइफ का। मुझे ये लगता है कि इस देश को कैसे बनाया जाए, देश को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके ऊपर मैं वर्क करूंगा। तो जब मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया 2015 में, तब मैंने ये सोचा कि अगर मुझे अटैक करना है, कोई एक टॉपिक के ऊपर अटैक करना है लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, तो किस चीज के ऊपर होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये सोचा कि रूरल इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस है और लोग, फार्मर के बच्चे फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं। जिस प्रकार से हालत है, सोशल अनरेस्ट है, गरीबी है, भूखमरी है, सुसाइड्स हैं। तो अगर हम फार्मिंग रूरल इंडिया में काम करें और फार्मिंग के ऊपर काम करें, क्योंकि अगर हम जोड़ धंधा जो कहते हैं स्किल डेवलपमेंट और उसको
पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये तो एक छोटा सा क्वांटिटी हो सकता है, लेकिन मेन जो एस्पेक्ट है वो फार्मिंग ही हो सकता है देश को बदलने के लिए। तो अगर हम फार्मिंग को करें तो क्या करना चाहिए फार्मिंग में? तो फार्मिंग में ये करना चाहिए कि हमको इनकम मल्टीप्लाई करनी चाहिए। यानी जो 10,000 से 20,000 रुपये एकड़ कमा रहा है, उसको अगर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया एकड़ की अगर इनकम करते हैं और ऐसा मॉडल बनाते हैं जो पूरे देश में कर सकते हैं, तो भारत की इकोनॉमी पूरी बदल जाएगी, फार्मर की लाइफ बदल जाएगी। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आज जो इंडिया के अंदर 3.22% जो लैंड है वो फ्रूट्स और प्लांटेशन के अंडर है। तो 3.22% आप देखिए कि जो एग्रीकल्चर की इनकम है ये टिपिकली 10,000 से 50,000 पर एकड़ की इनकम है। और अगर हम 2 लाख रुपया पर एकड़ की इनकम बढ़ाते हैं और जो 3.22% जो लैंड अंडर प्लांटेशन और फ्रूट प्लांटेशन है उसको अगर 12% कर देते हैं और ये जो 12% को हम अगर 2 लाख रुपया पर एकड़ की इनकम बढ़ाते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि ये जीडीपी के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा, ये देश की इकोनॉमी के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसके बारे में मैं वर्किंग करने लगा और आई एम अ मैन इन अ हरी। और जैसे मैराथन रेस जब दौड़ते हैं तो लास्ट के 300-400 मीटर एकदम फास्ट दौड़ते हैं, वैसे मेरे जीवन के भी लास्ट के 300-400 मीटर है। तो कितना फास्ट हम दौड़ सकते हैं, कितना फास्ट काम कर सकते हैं। जैसे मैंने 2019 के अंदर 11.87 लाख फल के पेड़ लगाए। इस साल कोरोना होने के बावजूद हमने 20 लाख फल के पेड़ लगाए। तो 3.2 मिलियन ट्रीज हमने लास्ट 2 साल में लगाए हैं। और हमारा जो ट्रेजेक्टरी है, जिस स्पीड पे हम काम करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये बहुत फास्ट नेक्स्ट 5, 7, 8 साल के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। तो ये जब प्लान किया कि हमको रूरल में काम करना है, और याद रखिए मैंने कभी गांव नहीं था मेरी लाइफ में बिफोर दैट, लगाना छोड़ के। तो मैंने सोचा कि देश चलना है तो क्या करना जरूरी है, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या कर पाऊंगा, सेकेंडरी है। देश के लिए जो जरूरी है वो काम करना इज व्हाट आई फेल्ट आई शुड डू। तो पहले हमने रूरल सिलेक्ट किया, फिर रूरल के अंदर फार्मिंग सिलेक्ट किया। फार्मिंग के अंदर फिर ये सोचा कि पूरा देश बदलना है तो मॉडल बनाना पड़ेगा। और ये मॉडल कहाँ पे बन सकता है? तो मॉडल वही बन सकता है जहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत हो। तो मराठवाड़ा में हाईएस्ट सुसाइड हो रहे थे, उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट वर्स्ट थी वो बीड थी। बीड के अंदर जो परली करके तालुका था, दैट वाज प्रोबेबली द वर्स्ट इन द कंट्री, हाईएस्ट सुसाइड होते थे। और इंडिया का 40% एवरेज इरिगेटेड एरिया है, तो परली का 1.72% था। तो मुझे लगा अगर हम परली को बदल पाए तो ये मॉडल पूरा देश को बदलने में काम लग सकता है। तो शुरुआत में ये था कि हम प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। आइडिया ये नहीं है कि हम फ्रूट लगाएं, फ्रूट इज फ्लोड फ्रॉम दैट। तो हमने ये सोचा कि जो 10 से 20 हजार कमा रहे हैं वो कम से कम 2 लाख रुपया फार्मर की इनकम एकड़ की होनी चाहिए। अगर देश भर में 2 लाख रुपया इनकम हो जाती है तो 10 गुना, 20 गुना, 30 इनकम हो जाती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि फार्मर इनकम डबल होनी चाहिए, मैं कहता हूं कि 20 गुना हम करके दिखा सकते हैं। तो फिर ये हमने मॉडल लिया। फल के पेड़, ऐसा मैं फॉरेस्टेशन वाला आदमी नहीं हूं कि हम जाके रोड के ऊपर पौधे लगा दें या हमको करें, उसके अंदर मोर्टालिटी बहुत हाई होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन अगर फार्मर की इनकम बढ़ानी है तो उनसे पेड़ लगवाएं, तो एक तो सस्ते में काम हो जाता है, उनकी इनकम बढ़ सकती है। तो हम ऐसे भी नहीं कि मैं पहला आदमी था या ये कोई रॉकेट साइंस है कि फल के पेड़ लगाना। फल के पेड़ तो सब लोग लगाते थे, पहले भी लगाते थे, आगे भी लगाएंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ गैप एनालिसिस हमने किया कि क्या क्या गैप्स हैं, क्या ऐसी चीज है जिसको हम टच कर सकते हैं जिससे इनकी इनकम 2 लाख रुपीज हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि जो पौधे वो लेते थे फार्मर्स, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, जिसके चलते उनके फ्रूट्स भी अच्छे नहीं आते थे और इनफ भी नहीं आते थे। मुझे याद है मैं मध्य प्रदेश में जब गया था इस बार, और मैंने फार्मर्स को कहा था कि आप फल के पेड़ क्यों नहीं लगाते? तो बोले सर हमारे खेत में आना नहीं आप। बोला क्या बात है?
बोले हमने सरकार से फल के पेड़ लिए 3 साल हो गए, एक फल नहीं आया है। फिर सरकार में से कोई विसल ब्लोअर ने मुझे फोन करके रात को बताया कि सर वो जो नींबू का पौधा है वो नींबू का ही नहीं है। तो इतना चीटिंग हुआ है फार्मर्स के साथ। तो लोगों को फल का पौधा अगर ठीक नहीं लेंगे, सैपलिंग अगर ठीक नहीं लेंगे, सीड अगर ठीक नहीं लेते हैं, तो लास्ट का जो रिजल्ट है वो एकदम ही खराब आता है। तो इसलिए हम पूरे देश में घूमे और जो बेस्ट नर्सरीज है इंडिया की, वहां पे जाके हमने बेस्ट वैरायटी जो अपने एरिया के लिए सूटेबल है, सॉइल के लिए, वेदर के लिए, और हमारी एक टीम है, टेक्निकल टीम एग्रोनॉमिस्ट की, हमने टाई अप किया एग्रो यूनिवर्सिटीज के साथ, एग्रो इंडस्ट्रीज के साथ, पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ, केवीके के साथ, कि हमको आप गाइड करेंगे कौन से पौधे लगाने चाहिए। और एक फार्मर का सॉइल और वाटर टेस्टिंग करके हमने प्रपोज किया है कि यहाँ पे कौन सा अच्छा लग सकता है। और फिर देश भर में घूम के वी गॉट द बेस्ट सैपलिंग्स जो हमने फार्मर को दिए। तो पहला पॉइंट क्या था कि आप उसको क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करवा के बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल दें। दूसरा ये था कि अगर प्लांटिंग मटेरियल आपने दे दिया तो जो ट्रेडिशनल तरीके से जो फार्मिंग होती थी उसमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता था। तो हमने उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज किया। हमने इंसिस्ट किया कि कोई भी जो फार्मर अगर पौधा लगाना चाहता है तो ही हैज टू अंडरगो 6 ट्रेनिंग सेशंस के प्री प्लांटेशन, ड्यूरिंग प्लांटेशन, पोस्ट प्लांटेशन, फिर वो कटिंग, उसके बाद हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग। ये 6 चीज का उनको ट्रेनिंग अगर मिलेगा तो ही हम उनको पौधे देंगे। और हम पौधे कभी भी फ्री में या नहीं देते थे, एटलीस्ट 2/3 मनी वी वर टेकिंग फ्रॉम द फार्मर्स। तो हम थोड़ा सा उनको हेल्प करते थे, हम उनको कंधा देते थे, हम उनके बदले में काम नहीं करते थे। सो फर्स्ट थिंग गिविंग देम द बेस्ट प्लांट, सेकंड थिंग वाज ट्रेनिंग देम। और हमने इंसिस्ट किया कि कोई भी फार्म को हम अपने साथ नहीं लेंगे जब तक वो ड्रिप इरिगेशन नहीं लगाएगा, जिससे पानी का यूसेज 12% हो जाए। और ये दो करने के बाद जो सबसे बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि जो क्लस्टर के अंदर हमने जब पौधे लगाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2019 अक्टूबर में पपाया हमने उस समय 2019 में 1,36,000 पौधे लगाए थे। तो पपाया एक साथ में इतनी बड़ी क्वांटिटी हो गई कि पूरे देश के व्यापारी जो थे, फिर दिल्ली के थे, नोएडा के थे, गुड़गांव के थे, कलकत्ता से आए, मैसूर से आए, ये सारे व्यापारी यहाँ पे आके होटल में रूम लेके लड़ने लगे कि हमको चाहिए पपाया, हमको चाहिए पपाया। तो जो 10-12 रुपया उस समय रेट चल रहा था, वो 22 रुपये के रेट, 20 रुपये के रेट में व्यापारी उनसे खरीद के चले गए। तो मार्केट इतनी बड़ी बन गई। जब आप 2 एकड़, 1 एकड़, 3 एकड़ में जब पपाया लगाते हो तो आपको बेचने में इतनी दिक्कत आती है, आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है होलसेल मार्केट में, और फिर वहां पे वो बड़ा व्यापारी उसको छोटी सी क्वांटिटी में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। लेकिन इसमें रिवर्स हो गया, हमको मार्केट जाने की फार्मर्स को जरूरत नहीं पड़ी, मार्केट उनके पास आ गया। तो इससे फार्मर को, अगर आपने बेटर इंडिया के अंदर आर्टिकल पढ़ा होगा, तो जो हमारे पपाया के फार्मर 2 एकड़ में 11 लाख रुपए कमाए। और इस साल 2020 में हम लोग ने 3,70,000 पपाया के पेड़ लगाए हैं, और एक पेड़ में 50 to 100 kg प्लांट वो निकलता है पपाया। आप सोचिए, रोटरी क्लब की इच्छा थी कि हमें 3 टन माल मुंबई भेजा जाए और हम घर घर पहुंचाएंगे। मिस्टर राजेंद्र अग्रवाल जी का आइडिया था। तो मुझे फार्मर के पास से 3 टन माल नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने सब बेच दिया था, सब कमिट कर चुका था। तो इट टुक मी 2 weeks टू गेट अराउंड 3 tons ऑफ मटेरियल। तो इतना इजी उनके लिए मार्केटिंग हो गया। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्केटिंग का फ्रूट और वेजिटेबल इंडस्ट्री में, तो 3,70,000 पौधे का 50 से 100 किलो, आप सोचिए कितना माल निकलता है। इतने में मुझे 3 टन माल निकलना मुश्किल हो गया था। तो आप में से शायद कुछ लोगों ने मेरा पपाया खाया भी होगा, तो मुझे प्लीज फीडबैक दीजिएगा कैसी क्वालिटी थी, क्योंकि हम बेस्ट क्वालिटी का पपाया लेके आए थे। तो एसेंशियली क्या था कि हमें प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाना था कि 2 लाख के ऊपर की इनकम हजारों फार्मर कर सकते हैं। और ये जब मॉडल बन गया, ये सक्सेसफुल हो गया कि नहीं, हजारों फार्मर ने अपनी इनकम 10 से 20 हजार के बजाय 2 लाख के ऊपर कर दी।
मैं कह रहा हूँ ना, जैसे पपाया में 5.5 लाख रुपया पर एकड़ की इनकम हो गई, उसमें वो बीज का इंटरक्रॉपिंग का तो हम गिन भी नहीं रहे हैं, वो गिनेंगे तो और भी बढ़ जाएगा। तो अगर इतनी इनकम बढ़ सकती है तो आप सोचिए देश में क्या कुछ कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग मेरा जो प्रोग्राम है उसमें पहला है क्रिएट अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट विच इज नाउ डन। अब सेकंड पार्ट उसमें है कि उसको देश भर में हम कैसे मॉडल्स बना सकते हैं, उसको रेप्लिकेट कैसे कर सकते हैं, स्केल अप कैसे कर सकते हैं। तो 2020 में हमने 3.25 लाख के करीब पौधे लगाए मध्य प्रदेश में, और मराठवाड़ा के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां भी हमने करीब, जो मैंने 20 लाख कहा उसमें से 15 लाख पौधे लगाए थे वहां पे। तो वी आर नाउ स्प्रेडिंग अवर विंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विद डिफरेंट मॉडल्स। सेम मॉडल्स के साथ तो हम नहीं करेंगे। तो अभी हमारे साथ बात चल रही है बिहार में, यूपी में, आसाम में, मेघालय में, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र के अन्य भागों में, कि हम भी ये मॉडल करके फार्मर की लाइफ चेंज करना चाहते हैं। कहीं पे कोई कॉर्पोरेट्स ने टेक ओवर कर दिया है, कहीं पे रोटरी क्लब ने इंटरेस्ट दिया है, कहीं पे लायंस क्लब इंटरेस्ट दे रहा है, कहीं पे कोई एनजीओ आ रहे हैं। तो अलग अलग मॉडल बन रहे हैं। कहीं पे हम खुद कर रहे हैं, कहीं पे हम उनको गाइड कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गाइडलाइन बना के कि आप इस तरह काम कीजिए, हम आपको 24/7 सपोर्ट करेंगे टेक्निकली। तो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल विंग है, जो कोई भी प्रॉब्लम अगर फार्मिंग का आता है तो उसमें हम टेक्निकली सपोर्ट करते हैं। तो ये सारा फर्स्ट, अगेन मैंने कहा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, दूसरा हो गया स्केलिंग अप एंड रेप्लिकेटिंग। लेकिन पूरा देश इतना बड़ा देश है हमारा, 138 करोड़ लोग, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरे देश में कैसे ला सकते हैं। तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, इसको सिस्टम के अंदर डालना पड़ेगा कि किस तरह हमें मिनिमम इनकम ऑफ फार्मर 2 लाख रुपया करनी है। यानी प्राइम मिनिस्टर डबल कह रहा है, मैं 20 टाइम्स कह रहा हूँ, मैं 10 टाइम्स कह रहा हूँ कि ये कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं बात चल रही है मेरी विद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, विद द गुजरात गवर्नमेंट, और दिल्ली में मैं जाके सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को मिला, तो उन्होंने भी कमिट किया है कि वो 50 करोड़ पेड़ लगाने में मदद करेंगे, साथ में मिलकर गवर्नमेंट और हम करेंगे कि एवरी ईयर 50 करोड़ फ्रूट ट्रीज अगर लगा देते हैं तो कितना उसका इम्पैक्ट होगा। मैं ICAR का चेयरमैन को मिला हूँ, हम भी साथ में काम कर रहे हैं। मैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र तोमर जी के साथ मेरी बात चल रही है कि ये पूरी चीज को कैसे हम पूरे देश में लागू कर सकते हैं। सो एसेंशियली दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी नीड टू डू। और मेरा कोई फ्रूट के साथ मेरी शादी नहीं हुई है। जो भी 2 लाख रुपए से ज्यादा इनकम फार्मर की करेगा वो काम करने को मैं तैयार हूं। सॉरी। तो गंगा जी में बहुत स्नान करने से ये होता है, रोज स्नान करने से। तो सेरिकल्चर में हमने शुरू किया, सिल्कवॉर्म में, और इस तरह से हमने और भी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एरोमेटिक प्लांट्स हैं या हर्बल प्लांट्स हैं या वुडन ट्रीज हैं, टीक है, मेहोगनी है, शीशम है। तो और अलग अलग चीज करके, क्योंकि आइडिया फ्रूट ट्रीज लगाना नहीं है, आइडिया 2 लाख से ज्यादा इनकम बढ़ाना है। लेकिन क्रिकेट के अंदर जैसे कहते हैं ना, एक स्वीट स्पॉट होता है एक बैट के अंदर, वहां पे जब बॉल लगता है तो वो बाउंड्री लाइन पे चले जाता है। ऐसे मुझे भी जीवन का एक स्वीट स्पॉट मिल गया है। तो अगर मैं इस तरह से पेड़ लगाता हूं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर इनकम 15-20 गुना 10 गुना बढ़ जाता है तो फार्मर, उसका फैमिली, उसका कम्युनिटी, उसका विलेज, ये सब प्रॉस्पर करते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर हम एक क्लस्टर के अंदर पौधे लगाते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं, तो वहां पे सारे MSMEs आ जाएंगे। अभी इस साल हमारा प्लान है कि परली, जहां पे हमने लाखों, अभी 32 लाख पौधे लगाए, वहां पे अब इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करें। तो सॉर्टिंग, पैकेजिंग, प्रोक्योरिंग, फिर कोल्ड स्टोरेज, फिर गोडाउन्स, फिर सप्लाई चेन और प्रोसेसिंग, ये सारा चीज की हम लोग इंडस्ट्रीज को चाह रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आके हमारे एरिया में लगाइए। रॉ मटेरियल भी बहुत है, फार्मर भी सारे तैयार हैं। और उससे ज्यादा ये है कि ये जो होगा उससे एग्रीकल्चर सेक्टर तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन MSME, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट होगा। उसके बाद सर्विस इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि ये सारी चीज होगी। फिर वो जो प्रोसेसिंग हुआ है उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो अपना फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, तो ओवरऑल इंडिया की GDP बढ़ सकती है। तो
फार्मर के फार्म के अंदर फ्रूट ट्रीज लगाने से एक पर्सनल लेवल के ऊपर, एक नेशनल के लेवल के ऊपर भी होगा। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो क्लाइमेट क्राइसिस हो रही है अभी, इट इज वी आर इन अ वेरी वेरी बैड स्टेट। इसको हम एलिफेंट इन द रूम है, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस इतनी जोर से आ रही है कि नीति आयोग कह रहे हैं कि इस साल 21 cities will have shortage of water. इंडियन इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज कह रहा है कि हमारा टेम्परेचर 1.5 to 2 डिग्रीज 2030 तक बढ़ जाएगा। तो ये टेम्परेचर बढ़ना यानी गर्मी बढ़ेगी, इतना सिर्फ नहीं है, उससे ह्यूज डिस्ट्रक्शन होने वाले हैं। फिर वो वाटर लेवल के ऊपर हो, फिर ड्रॉट के ऊपर हो, फिर फ्लड्स के ऊपर हो, फिर जैसा हमारे यहाँ वायरस आएंगे, बहुत कुछ होने वाला है। और हम उसके इम्पैक्ट इस साल से देख रहे हैं, इस साल के कुछ सालों से दिख रहा है कि क्लाइमेट क्राइसिस इज कमिंग इन अ वेरी बिग वे टू दिस कंट्री, टू दिस वर्ल्ड। और लास्ट 50 years में 60% ऑफ द स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना हो रहा है कि मुझे लगता है कि लास्ट जब डायनासोर एक्सपायर हुए थे, एक्सटिंक्ट हुए थे, उस लेवल तक कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। तो ये एक मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ा झटका है। वैसा नहीं है कि मैन लोग मर जाएंगे, बहुत सफर करेंगे, मरने तो वाले है ही, लेकिन इतना सफर करेंगे, हमारे बच्चे इतना सफर करेंगे। तो क्लाइमेट क्राइसिस हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं मानता हूं कि अगर क्लाइमेट क्राइसिस को फाइट करना है तो द फास्टेस्ट, इजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे इज मास प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। तो अगर मास प्लांटेशन ऑफ ट्रीज जो हम कर रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे एक ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, उसका ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा टेम्परेचर रिड्यूस होने के कारण। ग्रीनरी जो है उसको मानसून को अट्रैक्ट करेगा, फिर आपके जो रूट्स है ये टॉप सॉइल को पकड़ लेगा, नीचे तक एक्वीफर तक पानी लेके जाएगा, पत्ते गिरेंगे तो बायोमास बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक पेड़ जो है लाखों करोड़ों जीवात को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, बीज, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन सबको फीड करता है। सो व्हेन यू आर प्लांटिंग अ ट्री, यू आर नॉट प्लांटिंग अ ट्री, यू आर प्लांटिंग लाइव्स, which is why I think that this model that we have got of getting a farmer to plant in their own fields with the best technology, with the best knowledge, bringing the market together, will not just impact him, but it will impact him, his family, his village, the country and the world. So इसलिए जो आज का टॉपिक है कि प्लांटेशन करने से क्या क्या फायदे होंगे, so I just thought I will share that with you. So if there are any questions, I would be happy to respond to those. सर एक फायदा ये होगा कि फ्रूट खाने से हेल्थ अच्छी हो जाएगी, एवरीबडी वुड बी एंजॉयिंग गुड हेल्थ। ये मैं भूल गया था। Yeah, Mayank ji, there's a question in the chat box. It says that what is your thought on using rotational crops? What is the meaning of rotation of crops? Like two crops, different crops every year depending on the soil conditions. देखिए ना, जो एग्रीकल्चर में तो ये लोग रबी और खरीफ दोनों करते हैं, पानी होता है तो। जैसे हमारे यहाँ परली में तो पानी नहीं है तो एक ही क्रॉप होता है। बट अगर आप एग्रीकल्चर करते हो तो यू मस्ट हैव मल्टीपल क्रॉप्स, नहीं तो सॉइल भी खराब हो जाएगी और उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो रोटेशन ऑफ क्रॉप तो सब प्रैक्टिस आजकल करते ही है फार्मर्स। बहुत कम ऐसे फार्मर है जो एक ही क्रॉप करता है, दो क्रॉप करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में धान होता है, तो धान यानी राइस और व्हीट, ये बहुत ज्यादा होता है। हमारे यहाँ परली के अंदर कॉटन होता है खरीफ में, और रबी में मूंग होता है या चना होता है या हरभरा होता है, ये सब चीजें। The next question is how is all this funded? Who is funding this? That's a good question. I am very lucky that there are some people who have confidence in me. और मुझे बहुत सारे CSR के फंड आते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं 5-6, वो CSR के फंड देते हैं। और सबसे बड़े नए फ्रेंड्स हैं हमारे रोटरी क्लब वाले। तो रोटरी क्लब ऑफ क्वींस नेकलेस ने हमें ग्लोबल फंड में 1 करोड़ 6 लाख रुपीस दिया है। Wow. और रोटरी क्लब ऑफ हवाई ने शायद 30 लाख रुपीस दिया है। तो थ्रू CSR एंड थ्रू organization like ours, we have been funded very well.
इस साल बहुत दिक्कत है, कुछ भी पैसे नहीं आए हैं। वो कोरोना के चलते सबके अपने अपने प्रॉब्लम इतने ज्यादा हो गए दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी फंड। तो लास्ट ईयर का कुछ सरप्लस था, उससे काम चला रहा हूँ, लेकिन बहुत मारामारी चल रही है फंड्स की। There's a hint for Manoj to take on a global grant project with Mayank. Yeah, but there's- right now even global grants are dried up. Yes, yes. So they are not even issuing global grants. So that's a problem. So we are stuck with that. Yeah, the next question is where to source so many saplings of crows every year? दिस इज अ चैलेंज। सैपलिंग्स तो मिल जाती है, वो इतनी दिक्कत नहीं है, पर हमारे यहाँ जो सैपलिंग का जो बनाने का जो स्टाइल है ये बहुत ट्रेडिशनल है और इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। तो वी आर साइनिंग एन MOU विद नेदरलैंड कि दे आर गोइंग टू डू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर नर्सरीज एंड हाउ टू मेक बेटर सैपलिंग्स। आई एम ऑल्सो इन कन्वर्सेशन विद लॉट ऑफ सीड कंपनीज, नाथ सीड है, क्रिप्को है, फिर माइको है, कि मैं बोला आप सिर्फ सीड क्यों बनाते हो, आप साथ में सैपलिंग भी बनाना शुरू करें। तो वो भी कर रहे हैं। आज सुबह मेरी इजराइल से बात हुई है, तो इजराइल की कुछ कंपनीज भी टेक्नोलॉजी देना चाहती है कि हाईएस्ट लेवल को कैसे हाईएस्ट क्वालिटी का कैसे सैपलिंग्स बनाया जा सके। बट इट्स अ कांस्टेंट चैलेंज, यू हैव टू कीप ऑन backward integrating, forward integrating, trying to ensure that everything comes in place. It's a tough challenge, but I think it's worth doing, and I am really loving it. मयंक सर, एक मैं पूछना चाहता हूं सर, मयंक सर, ये जो आप पर एकड़ जो सैपलिंग का स्पॉन्सरशिप का कभी आपने जिक्र किया था, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे अभी? नहीं, हम चाह रहे हैं कि हमें हेल्प मिले, फाइनेंशियल हेल्प की अब जरूरत है। मैं जनरली अभी तक ये सोचता था कि अच्छा काम करो तो पैसे अपने आप फ्लो करते हैं, लेकिन दिस ईयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रेशर फॉर मी। तो हम क्या करते हैं कि किसान जो है उसको हम सैपलिंग देते हैं, उसमें कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, बाकी किसान का कंट्रीब्यूशन होता है। फिर हमारा जिस प्रकार से मैनेजमेंट करना, ऑफिस करना, सैलरीज देने, तो मोटा मोटा अगर हम 30, 40, 50 लाख अगर पेड़ लगाना है तो 25 रुपया पर पेड़ भी अगर गिन लेते हैं तो इट इज क्वाइट इनफ टू टेक केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। तो अगर हम 30 लाख लगाएंगे तो हमको 15 करोड़ रुपया, 7.5 करोड़ रुपया लगेगा। तो इस साल का हमारा रफ बजट 7.5 करोड़ का है। तो 25 रुपया पर प्लांट अगर हम करें तो मुझे लगता है काम हो जाएगा। The next question is area under forestation is decreasing. How to address it? ये एक दूसरा चैलेंज है कि फॉरेस्टेशन, लेकिन मैं इतना अग्री भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट फिगर्स देखे हैं। तो लास्ट 5 साल से जितना और फॉरेस्टेशन का एरिया बढ़ा है उतना मुझे लगता नहीं हिस्ट्री में बढ़ा है इंडिया में। तो बट दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बट ये मैं अग्री नहीं करता हूँ कि अफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट का एरिया कम हो रहा है, क्योंकि मैंने वो गवर्नमेंट के फिगर्स देखे कि काफी बढ़ा है। But it still does not mean anything. We have to keep on increasing plant trees, because that's the only way to fight global warming, to fight climate crisis. Another question is if supply exceeds demand, the price drops. How is this issue addressed? देखिए, ये बहुत important balance पे चलना पड़ेगा कि आपको optimum number of trees लगाने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि आप इतना ज्यादा लगा दो कि फिर बिकना या प्राइस कम हो जाता है। तो अभी तक मुझे लगता नहीं है कि हम वो ऑप्टिमम के नजदीक भी आए हैं, बहुत दूर है। मैं उस दिन सिर्फ पपाया का ही प्रश्न हुआ था कि 3,70,000 आपने ट्रीज लगा दिए, तो इतना मार्केट भी है क्या? तो मैं डेटा देख रहा था कि स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर पपाया के ट्रीज लगते हैं, उसका हमने लेस देन 1% ट्रीज लगाए। लेकिन हुआ क्या है कि वहां पे सारे आइसोलेटेड स्ट्रे ट्रीज लगते हैं और हमारे यहाँ एक फोकस्ड एरिया में लगते हैं। तो व्यापारी जो है, बायर्स जो है, वो हमारे यहाँ ही आते हैं लेते हैं। वो जो 99% जो पौधे लगे वहां का डिमांड शायद कम हो जाएगा, बट वी आर अट्रैक्टिंग द बायर्स। बट यू आर राइट, वी नीड टू कीप ऑन सीइंग हाउ वी कैन इंक्रीज अवर यूसेज। जैसे पपाया का पल्प निकाल दो, फिर पपाया का टूटी फ्रूटी बना दो, फिर पपाया का वो वहां से एक पपाइन करके एक जूस निकलता है व्हाइट कलर का,
जिससे हार्ट की मेडिसिन बनती है। तो एक प्रकार से उसको फॉरवर्ड लिंकेज या वैल्यू एडिशन चेन के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। एक तरीके से मार्केटिंग के ज्यादा सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, बट वी हैव टू बी केयरफुल एट ऑल टाइम्स के वी डोंट डू एनीथिंग के बहुत ज्यादा भी हो जाए कि प्राइस डाउन हो जाए, बट इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट वी हैव टू डू। The next question is, it says, what about scope for hydroponic? मेरा व्यू थोड़ा हाइड्रोपोनिक में ये है कि इट्स वेरी गुड फॉर एरियाज वेयर देयर इज नॉट मच लैंड। तो हाइड्रोपोनिक्स थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, वो पानी जो होता है वो पानी के ऊपर चलता है, लेकिन वो जहाँ लैंड नहीं होती है ना, तो वहाँ पे ये लोग हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर काम करते हैं। यहाँ तो इतनी लैंड पड़ी हुई कि उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। सो हाइड्रोपोनिक इज लाइक अ काइंड ऑफ अ बुटीक और अ निश सॉल्यूशन, इट्स नॉट अ मास सॉल्यूशन। मास सॉल्यूशन तो यही है कि जमीन में कैसे ज्यादा अनाज, कैसे ज्यादा इनकम पैदा की जाए। Do you see any scope for growing medicinal herbs? वेरी मच सो। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी बात चल रही है कि जो हम लोग क्या करते हैं कि जब पेड़ लगाते हैं तो उसके बीच का जो रो होता है ना, वहां पे हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं कि उसमें हम चाह रहे हैं कि मेडिसिनल अगर करें तो वी आर लुकिंग एट कमर्शियल पॉसिबिलिटीज। परसों एक लेमन ग्रास वाला भी आ रहा है, वो बोल रहा है कि कम से कम आपका 1 लाख रुपया पर एकड़ की इनकम हो जाएगी, खाली आप बीच में इंटरक्रॉपिंग करेंगे। तो ऐसे शतावरी और दूसरे भी बहुत सारे हम देख रहे हैं कि कैसे इनकम बढ़ा सके। तो मेडिसिनल, एरोमेटिक, फ्लोरिकल्चर, all of these are options which we are exploring. Manji, our club is doing a lot of work with the schools in Palghar area. About 50 schools we are working with for sanitation and things like that. Land is available, so we need your help in doing plantation in these schools plots. How can we go about? How was it possible? Hello, sorry, I couldn't hear you. No, I said that our club is doing a lot of work in this Palghar area. We are working with schools where we are doing sanitation projects for them. Land is available at the school area. Can we do plantation there, and how do we go about seeking help in that? No, very much. I am talking to Rotary 3141. 3141 ही है ना आपका? Yes, yes. I am talking to Rotary 3141 with the present governor and the next governor. Coming, yeah. कि हम लोग पालघर के अंदर भी ये मॉडल कर सकते हैं क्या, पानी के ऊपर वर्क और फिर ट्री प्लांटेशन इन बिग नंबर्स। तो मैं, मेरी टीम मल्टीपल टाइम्स पालघर चली गई है। वी आर स्टडीइंग द होल थिंग। प्लांटिंग इन स्कूल कंपाउंड्स इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, वी कैन डेफिनेटली डू इट। खाली पानी की सुविधा देखनी पड़ेगी, सॉइल देखना पड़ेगा कि कौन से पौधे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। But definitely we can do it. But we are looking at Palghar because we understand that Jawar and Mokhada are very serious challenges. और उसकी टोपोग्राफी भी चैलेंजिंग है, वहाँ का पानी का सिचुएशन भी बहुत ही बदतर है। तो उसमें कोई ब्रेक थ्रू सॉल्यूशन क्या हम कर सकते हैं? छोटा मोटा काम तो कर लेंगे, लेकिन छोटे मोटे काम से पेट नहीं भरता है। वो कुछ ब्रेक थ्रू सॉल्यूशन कर सकते हैं क्या? तो हम सारे एक्सपर्ट्स को लेके गए, पानी के एक्सपर्ट को, प्लांटिंग के एक्सपर्ट्स को, और हम लोग ने 2 राउंड मार दिए हैं। आपकी पूरी रोटरी की टीम ने ही मदद की है हमको। और 3141 के साथ में वी आर थिंकिंग ऑफ समथिंग वेरी बिग इन पालघर डिस्ट्रिक्ट। So I think from our side, our past president Rajendra Ruya will get in touch with you and see how we can work together. No, I am in very close touch with Rajendra ji. Okay. And he is the one who has initiated this entire work. Very true, very true. There's a question, is the government helping with funding of your projects? Any money from the government? No, we are not. देखिए 2 पार्ट है। देखिए ये अभी जो वो मॉडल है हमारे पास, वो बॉटम्स अप मॉडल है। फार्मर अपना पैसा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है, मनरेगा में खड्डा करने का पैसा, लेबर का पैसा, वो सब वो ले रहे हैं। लेकिन मोटा मोटा हम लोग कोई गवर्नमेंट के पास जा भी नहीं रहे हैं उनके साथ। लेकिन हमारा एक मोड्स ऑपरेंडी ये रहा है पार्टी में, हम सरकार का जितना भी फंड्स है, जितनी भी है, वो हम लेते हैं। तो अभी तो हम पौधे देने में कोई सरकार का जो मॉडल है उसमें उनके पौधे लेने पड़ते हैं, और वो बहुत पुअर क्वालिटी के है। इसलिए दिस टाइम फॉर प्लांटिंग we are not taking any government supports. Generally we do take government support in spite of all of the issues,
बट मध्य प्रदेश वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद द गवर्नमेंट, क्योंकि वो वहाँ का गवर्नमेंट बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत पॉजिटिव हमको रिस्पॉन्स दे रहा है, और हमने उनकी पूरी पॉलिसी भी चेंज कर दी है. Now part of the expert committee of horticulture in Madhya Pradesh. I am probably likely to be part of the economic revival of Uttar Pradesh की जो कमेटी है उसमें रूरल एरिया का मुझे इनवाइट किया है टू बी पार्ट टू मेक उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी. तो ये सब भी बात चल रही है, बट आई हैव नो प्रॉब्लम वर्किंग विद द गवर्नमेंट. बट हमारा जो स्पीड से और जिस तरीके से चलता है, अगर हम गवर्नमेंट और उसके फंड्स पे रहें तो उसको तो जहाँ पे जरूरत है हम लेते हैं, लेकिन नॉट इन दिस केस. Are you trying to get drip irrigation technology from Israel, which automates irrigation and optimizes water usage? And second part of the question is, are you irrigation using technology is available in India, and the companies have tie-up with various international companies. I think Netafin has tie-up with Israel. Finolex also has tie-up with Israel. तो वो जो कंपनी उनका बिजनेस करती है, उनका टाइप होता है इजराइल से. एज एन एनजीओ मुझे वो कोई ऐसा गैप नहीं दिखता है कि मुझे जाके पर्सनली इजराइल से टाइप करना पड़े. ऑलरेडी ड्रिप इरिगेशन कंपनीज इन इंडिया हैव टाइप विद इजराइल विद मेनी मल्टीपल countries which have good technology of drip irrigation. Question is, why not self-funding model, since farmer incomes are going up, like Amul cooperative movement? Can you repeat this question, please? He said, why not adopt a self-funding model like Amul, a cooperative movement kind of thing? Since the farmer incomes are already going up, the farmers can themselves contribute to this project. ये सेल्फ फंडिंग ही है ना, इसमें कौन सा हम कुछ कर रहे हैं. ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सब्सिडाइज कर रहे हैं उसको प्लांट देने को, बाकी तो पूरा खर्चा फार्मर ही कर रहे हैं ना. और अमूल का तो एक अलग मॉडल है, वो तो मार्केटिंग वैसे करते हैं, कोऑपरेटिव में सब अपना अपना दूध देते हैं, सब शेयर होल्डर होते हैं. सो नाउ वी आर लुकिंग एट व्हाट आर द structural changes we need to make into our working to ensure that this becomes a long lasting. What will be the exit policy, personal exit policy? What will be the succession plan of this? How do we structure the organization in a way that it continues after I am no longer there? So all those typical corporate issues जो होते हैं वो यहाँ भी आ रहे हैं कि इसको स्ट्रक्चरिंग कैसे करना. इसको सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर मनी इज योर एंड रिजल्ट, और इसमें सोशल गुड इज योर एंड रिजल्ट. यू स्टिल हैव टू वर्क लाइक अ कॉर्पोरेट, यू स्टिल हैव टू डू वर्क विथ गोल्स एंड सिस्टम्स एंड थिंग्स लाइक दैट. Except that we don't make money here, but instead we measure our success in the people. कि कैसे उसमें difference हुआ, economy में कैसे, देश में क्या difference हुआ. So we have worked like a corporate only. It's just that our measurement of success is different. Okay, the last question is from the first lady of the club, Bhavna Patel. She says, in Gujarat, we have seen the farming is mainly mangoes and chikkus. Can we help them doing other fruits? See, we can help anyone. In this country, I don't know of many farmers who earn 2 lakh rupees. बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत छोटे इनकम्स हैं. मुझे तो लगा था कि पालघर इतना नजदीक है मुंबई के 2 घंटे दूर, तो वहां तो लोग कमाते होंगे और वो लोग राइस लगा रहे हैं. तो मैंने अभी गया था, रोटरी की तरफ से पूरी मीटिंग हुई थी वहां पे 2 दिन की. तो फार्मर बेचारे बोलता है कि हम लोग जो राइस उगाते हैं वो राइस घर में चलता है, बाकी बेचने के लिए तो हमारे पास राइस भी नहीं है. वो फैमिली का कोई ना कोई मेंबर जाके मिल में, फैक्ट्री में या मुंबई में कहीं क्लार्क का नौकरी करके कमाता है. तो हालत तो पूरे देश में बहुत बुरी है. गुजरात इज नो एक्सेप्शन, वहां भी उतना ही खराब है. लेकिन कोई करने वाला चाहिए ना. आई मीन आई कैन नॉट गो इन, इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल to go to every part of the country and do this kind of a work. It involves a lot of resources, lot of energy, lot of things, and every case is unique. So if there is a group in Gujarat which wants to take up one cluster of villages and work there, we'll be more than happy. अभी यहाँ पे एक मिनिस्टर है मनसुख भाई मंडाविया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, केमिकल एंड फर्टिलाइजर. उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मयंक भाई, भावनगर, अमरोली और उस एरिया में बहुत गरीबी है, ट्राइबल विलेजेस है. तो मैंने कहा आप लोग ऑर्गेनाइज कीजिए, आई विल कम एंड गाइड यू.
तो तब तक एक टीम ऐसी तैयार हो गई गुजरात में, वो बोला ये वाला एरिया हम लोग कर देंगे, देयर अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल, और वो वहां पे टेक ओवर करके काम करना चाहते हैं. विल बी हैप्पी टू गिव देम टेक्निकल सपोर्ट, विल बी हैप्पी टू गाइड देम, मेंटर देम, लेकिन cannot do it in all places in the country. There is problem everywhere. तो जो चीकू लगा रहे हैं, आम लगा रहे हैं, वो तो थोड़े बेटर सिचुएशन में भी होंगे, लेकिन अक्रॉस द कंट्री लोग की बहुत बुरी हालत है, फार्मर कम्युनिटी. इसीलिए ये देश आगे नहीं बढ़ रहा है जो स्पीड से उसके अंदर कैपेबिलिटी है उतनी, क्योंकि फार्मर्स के साथ बहुत अन्याय हुआ है. Thank you very much, Mayank bhai. You have answered all the questions so patiently. Over to Dr. Manoj once again. One minute, Pinagin bhai. हाँ बोलो. I wanted to make an announcement, if you permit me. Sure. Yeah, sure. You know, I have been an international urban planner, और मैं जब जाता था डेवलप्ड कंट्रीज की जो सिटीज देखता था, तो ये लगता था कि इतना स्मूथली फंक्शन करती थी कि मुंबई ऐसा क्यों नहीं हो सके. तो फॉर 5 years I have done tremendous work in Mumbai, trying to reorganize Mumbai. Unfortunately, by the time I had done everything उस समय, and I have also drafted the government's housing policy, some of the sectors, जो cluster development scheme था वो पूरा मेरा उपज है दिमाग का. तो इस पे ऊपर बहुत काम मैंने किया था, और आज ये हो रहा है कि मुंबई एक डिजास्टर बनने जा रही है. उसका पोल्यूशन, उसका पानी भरना, उसमें बिल्डिंग कोलैप्स होना, उसके स्लम बढ़ना, तो जो हालत हो रही है, मुंबई इज बिकमिंग अ डिजास्टर. तो I had at that time studied Singapore, Hong Kong and Shanghai for the simple reason कि वो मुंबई के जैसा उनका सिचुएशन है कि 3 तरफ तो कम से कम समुंदर है, कुछ एरियाज में तो चारों तरफ है. तो मुंबई के ऊपर कोई बात भी नहीं कर रहा है कि मुंबई की इतनी बुरी हालत है. Nobody is even talking about it, and that to my mind is very painful, because in a democracy debate is very necessary. कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर वेर इट इज गोइंग डाउन, किसको इंटरेस्ट नहीं है, ना गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है, ना ऑपोजिशन को इंटरेस्ट है. तो इन द नेक्स्ट 1.5 months वी आर लॉन्चिंग अ मेजर कैंपेन कॉल्ड ग्लोबल मुंबई टू सेव मुंबई एंड टू सजेस्ट हाउ अर्बन रिन्यूअल कैन टेक प्लेस इन मुंबई टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास सिटी. सो वी आर एट अ क्रॉस रोड के विल मुंबई बिकम अ डिजास्टर और विल इट बिकम अ वर्ल्ड क्लास सिटी. एंड everyone talks about the problems of the city, but nobody has a solution. So I am going to offer a solution which has the possibility of changing this city. But right now मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करो. मैं बोलता हूँ बात तो शुरू करो, डिस्कशन तो शुरू करो. मुंबई ऐसे चलते ही रहेगा क्या? इतना बदतर होते ही जाएगा क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, गवर्नेंस, everything is in a very poor state. So after about a month and a half, we will come out with a major campaign called Global Mumbai. And I request my club and Rotary and other members who are part of, who are conscientious citizens के मुंबई को कुछ करना चाहिए, to please join this movement. Let us pressurize the government. ये कोई political movement नहीं है. Let us pressurize the government कि यार कुछ तो करो, सोचो कैसे करना, कैसे बनाना. We cannot leave Mumbai like this to our children, to the future, to the citizens of this city. We owe it to them. Thank you.